एक आध मिनट ठहर जाए, अच्छा ठीक है। ज्वाइन कर ले जरा मैक्सिमम। जी बेहतर हो, बेहतर हो। जी पहले वाले लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें और जिसको प्रॉब्लम पेश आ रहा है वो मुझे पर्सनली बताए, इसका कनेक्शन नहीं होगा। जी गाना से स्टार्ट करें। हाँ जी, ये अभी क्वेश्चन किया कि फ्रीक्वेंसी की समझ नहीं है कि वो क्या होती है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ आइटम्स, यानी किसी भी डाटा की किसी भी क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दूसरा सवाल रेज ये हुआ था कि ये फ्रीक्वेंसी आई कैसे है। असल में फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। आपने जो क्लासेस बनाई हुई हैं, जैसे पहली क्लास है उसमें क्रोनोलॉजिकल जो आपको लेवल दिए गए हैं 191 टू 195। अब इसका मतलब ये है कि इस लेवल में इस जी सर, ले... थैंक यू सो मच। मुझे समझ आ गई अब। वो बस मेरा हाँ एक पॉइंट आप जी वो वेल, सुन नहीं पाई थी, दैट्स व्हाई मुझे वो थोड़ा सा एम्बिगुअस लग चलें। रहा था। अब मुझे क्लियर हो गया है। अकॉर्ड थैंक यू। अकॉर्डिंग टू ग्रुप ये होते हैं सब। जी सर, भट्टी साहब आगे नेक्स्ट है जी ग्राफ। अब ये जो आगे इसके बाद चीजें आने वाली हैं, ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी स्टडी के लिए आपसे शेयर की हैं। बट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम नहीं है कि मैं इनको डिटेल से आपको बताऊं। बट आप इनको याद रख लें कि आप डाटा की जो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो ऊपर हमने टेबल अभी सीखा है, इस टेबल को जब क्लास के साथ, क्लास लिमिट के साथ या क्लास बाउंड्री के साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो इस तमाम टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी उसको हमने क्यूमुलेट किया है, उसको हमने असाइन किया है। इस तमाम टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन याद रहे कि जो इसमें क्लास मार्क्स और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाँ, इसमें एक हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रह गई, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ये तमाम जो चीजें हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं होती। फ्रीक्वेंसी ये आपके नॉलेज के लिए कि आप एक ही टेबल में इन तमाम बातों को समझ जाएं जो ऊपर हम थ्योरी पढ़ के आए हैं। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली उसमें क्लासेस होती हैं और क्लासेस विद फ्रीक्वेंसी। सिर्फ टू कॉलम्स होंगे। किस किस का? ये जी मैं मेरा बच्चे बता रहा हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये भी टाइप ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। इसका जो फार्मूला होता है एफ ओवर सम। एफ सम का मतलब आपकी स्टेट में यही होता है कि तमाम वैल्यूज को आप ऐड कर देते हैं। एफ मीन फ्रीक्वेंसी। देखें पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, और टोटल फ्रीक्वेंसी 25 है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 1, 3, और ला इसका अगर आप इसको ऐड करते हैं 1 + 3 + 4 + 7 + 5 + 4 + 1, तो इसका एडिशन जो बनता है वो 25 बनता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आप हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें। जैसे पहली फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 डिवाइड 25, 3/25, फिर 4/25, 7/25, 5/25, यानी हर
फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते जाएं, आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। और कॉम्युनिटी में पहली फ्रीक्वेंसी ऐसी लिखेंगे और हर अगली फ्रीक्वेंसी को अपने आंसर में ऐड करते जाएंगे। जी सर, नेक्स्ट चलें सर, नेक्स्ट कीजिएगा। ये जी आ गया जी आगे आगे ग्राफ ए ड्राइविंग रिपरी। हाँ जी, थैंक यू सर। अब ये डियर स्टूडेंट्स, आपने जो टॉपिक पढ़ा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब डाटा को मजीद हम किस तरह से और प्रेजेंट कर सकते हैं? आप उसको विद हेल्प ऑफ द ग्राफ कर सकते हैं, हिस्टोग्राम से कर सकते हैं। हिस्टोग्राम भी एक ग्राफ की शेप है। आप ये कह लें कि वो ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बनाया जाए उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। इनके आप जस्ट नेम याद कर लें या इनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ लें। मैं आपको कॉन्सेप्ट जस्ट बता रहा हूँ, इन पे बहुत ज्यादा हमें तवज्जो देने की या इन पे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी सर, इससे भी नेक्स्ट चलें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मींस क्लोज्ड शेप, लेकिन किसकी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैं आपको टेबल बता चुका हूँ। असल में पहली बात तो ये है कि आप सबको ग्राफ बनाना आता होगा, आप डायग्राम बनाते, आपके पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। आपकी जो क्लासेस होती हैं, ये याद रखना हमेशा के लिए, जब स्टेटिस्टिकली आप वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी क्लासेस को ऑन एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है आप उसको वाई एक्सिस पे ड्रा करते हैं। ये बात याद रखिएगा। फिर वो जो भी रिक्वायरमेंट होती है ये कुछ स्टेटिस्टिकली मेथड में ज्यादा चला जाता है, आपने जस्ट इसको समझना है कि ये आपके नेम है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसका दूसरा नाम ओजाइव है। और फिर चार्ट्स हैं, डायग्राम हैं, ये तमाम टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते जी आगे चलें जी। हैं। ये चीजें हमारे जो है ना एजुकेशन में हाँ जी, पैटर्न में कोई इतनी इतना इम्पोर्टेंट इनका नहीं सर है। वो नहीं है, ये हाँ जिस ये एक वाली, नेम इनको, हाँ जी, इसीलिए। हाँ जी। ये वाली हो जी सकती आगे आगे जी, मैयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। है। मैयर, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने सर कोरिलेशन रिग्रेशन टेक्निक्स करनी है ना और मेथड करने हैं, टेस्टिंग करनी है, जी वहां पे इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज है। मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैयर्स का मतलब होता है पैमाइश करना, सेंट्रल रुझान, सेंट्रल मरकजी, टेंडेंसी रुझान, यानी हम मरकज को कैसे मैयर करते हैं। आई मीन मिड पॉइंट्स को, मिड वैल्यू को, मिड प्लेस को हमने कैसे मैयर करना है। सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होती है जो तमाम डाटा को रिप्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पे आपको मैं आपकी घर की एग्जांपल दे देता हूँ। आपके घर के जो हेड होते हैं वो फादर हैं। अब उसके इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि काफी जो लोग हैं डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी सिस्टर्स, ब्रदर्स, मदर, ये सब डिपेंड करते हैं किस पे? फादर पे। अब वो सिंगल वैल्यू पूरी फैमिली की को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हमें जो स्टडी के लिए कोई पैसे चाहिए, मनी चाहिए, वो भी हमने उनसे, या जो भी हमारी ज़रूरियात होती हैं वो हम उनसे ही मतलब शेयर कर रहे होते हैं और वही हमें डील कर रहे होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में भी कुछ ऐसे ही होता है कि ये एक वैल्यू होती है जो मिड में लाई, डाटा के मिड में, डाटा के मरकज में ये वैल्यू लाई करती है, और ये डाटा को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये बताती है कि इस मिड वैल्यू से बिलो वैल्यूज कितनी है और अपर वैल्यू कितनी है। ये पोजीशन बता रही होती है कि मैं कौन सी वैल्यू किस पोजीशन पे बैठी है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। These journal level characteristic are typical value that is representative of the majority of cases is referred as central or average value in journal. इसको average value भी कहा जाता है। The tendency of observation to gather around the central part of data is called central tendency. डाटा के मिड में जो वैल्यू लाई करे उसको हम, इस तमाम प्रोसीजर को फिर हम measures of central tendency और एवरेज हम कह सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा नाम एवरेज भी है। measures of central tendency, a measures of central tendency is a value that center or middle of the data set। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक सिंगल वैल्यू है जो लाई करती है ऑफ द डाटा।
डाटा के मिड में ये लाई करती है। अब जैसे आपके पास मेजरमेंट स्केल होते हैं, अगर आप एक शॉप से शुगर शुगर परचेज करने के लिए जाएं तो आपके पास वहां पे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg ETC इस तरह के आपके पास मेजरमेंट स्केल होते हैं। अब कंडीशन ये है कि हमने ये तो पढ़ लिया मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मरकजी वैल्यू है, लेकिन आपके पास कुछ डाटा इस तरह का आ जाता है कि हमने वहां पे ये बात तायन करनी होती है कि अब हम यहाँ पे कौन सी टाइप्स लगाएं। असल में जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अब ये नेक्स्ट हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन जो पढ़ेंगे, ये सारी टाइप्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी है। नंबर 1 जो टाइप है वो अरिथमेटिक मीन है। इसमें सिंपल क्या करते हैं, आपके पास वैल्यूज होती हैं, आप उनको ऐड करते हैं और उनके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से यानी उनकी तादाद से आप इसको तकसीम कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास वैल्यूज हैं, डाटा है 1, 3, 5। अब आप क्या करेंगे, या 1, 2, 3 चलें आप लगा लें, आपके पास डाटा है 1, 2, 3, आप इन वैल्यूज को ऐड करें। 1 + 2 + 3 6 हो गया, और इनकी टोटल वैल्यू से, अब टोटल वैल्यू कितनी है, ये 3 है, डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज आ जाती है 1 + 2 + 3, ये 6 बनेगा। 6 को आप 3 से ऐड करेंगे तो ये इसका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। इस तरह अब देखें, अब हम कह सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय द सम ऑफ वैल्यूज बाय देयर द नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। आप सिंपल वे में इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ एवरेज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी which is defined as the sum of all the values in a set of numerical data। यानी जो आपको डाटा दिया जाता है उसको आप सम करते हैं, जमा करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैल्यूज को ऑब्जर्वेशन कह रहा है, इन दी डाटा सेट यानी जितनी वैल्यूज का आपको डाटा सेट दिया होता है आप उससे डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी में इसकी आप आम इसका इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पे अगर एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, आपके पास 2-3 एकड़ हैं, आपकी जो गंदम की एवरेज हो सकती है, आप कोई भी फसल काश्त कर रहे हैं तो आप एवरेज जानना चाह रहे हैं, तो आप हर एकड़ से जो भी आपको पैदावार प्रोडक्शन मिलती है उसको आप ऐड करते जाएं और नंबर ऑफ जो एकर्स हैं उनसे आप इसको डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज। इस तरह का जब भी डाटा आए तो वहां पे हम अरिथमेटिक मीन को यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इज सिंपली कॉल्ड मीन। जी ये बात आप याद रखेंगे कि सेंट्रल एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन को सिंपल हम मीन भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि डाटा दे दे कैलकुलेट द मीन, तो उसका मतलब यह है कि आपने अरिथमेटिक मीन ही कैलकुलेट करनी है। इट इज लेबल्ड एज आइदर म्यू, लोअर केस ग्रीक लेटर म्यू। अच्छा, टू सॉरी ये पढ़ लें, टू डिनोट द पॉपुलेशन मीन आर एक्स बार टू डिनोट ए सैंपल में। स्टार्टिंग में हमने कल के लेक्चर में एक बात सैंपल और सेकंड हमने पढ़ा था पॉपुलेशन। सैंपल के बारे में मैंने बताया था कि एक ये छोटी वैल्यू होती है, लेकिन ये हिस्सा होता है, किसका पार्ट होता है, पॉपुलेशन का। अब वो मीन जो आप पॉपुलेशन डाटा से कैलकुलेट करते हैं, तरीकाकार एक ही है कि वैल्यूज को आप ऐड करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो डाटा जो आप पॉपुलेशन से आप सैंपल से ले रहे हैं, यानी सैंपल बेस्ड डाटा जो होता है उसको आप एक्स बार से डिनोट करते हैं। वेटेड मीन ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है और ना इसको आप वो करें। आगे हम चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन को हम डिनोट करते हैं GM से। Geometric mean, a mean of n objects that is computed by taking of nth root of the product of n terms. A measures of the central tendency of a data set that the minimize effects of the extreme values. सबसे पहली बात तो ये है जो हमारी याद रखने की है कि ज्योमेट्रिक मीन किस डाटा पे अप्लाई किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर की पैदावार की बात की कि वहां पे आप अरिथमेटिक मीन को यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऐसे डाटा पे आप अप्लाई कर सकते हैं जो रेट्स और रेशो में आपको दिया जाए, जो डिवीजन के अमल में हो, पॉइंट्स के अमल में हो। रेट्स यानी अगर आप यूं समझ लें कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितने किलोमीटर से कितनी स्पीड से आप फासला तय कर रहे हैं, इस तरह का जब भी डाटा आएगा वहां पे आप ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है nth रूट। जैसे
मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी 1 2 3, ये प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ nth रूट होता है। इन तमाम वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें और इनका nth रूट लें। nth रूट मतलब आपने जो स्क्वायर रूट पढ़ा होता है, जिसको उर्दू में हम जजर कहते हैं। nth रूट का मतलब ये होता है कि जितनी वैल्यू आपको डाटा में दी जाए, यानी 1 2 3 है, 3 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन इसकी पावर यानी स्क्वायर रूट जो nth रूट होगा वो 3 लेंगे। और इसके लिए आपके लिए जो अहम बातें हैं, जो एमसीक्यूज के हवाले से हैं, ज्योमेट्रिक मीन कभी भी नेगेटिव वैल्यू से कैलकुलेट नहीं किया जाता, कभी भी नेगेटिव। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बड़ी बेहतरीन इसकी एग्जांपल्स है, कितने किलोमीटर से कितना डिस्टेंस आप कितने घंटे में कितनी स्पीड से तय कर रहे हैं, वहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन तो वो हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए डाटा में और कहा जाए कि इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, तो कैन नॉट एग्जिस्ट, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट एग्जिस्ट, वहां पे ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करता ही नहीं। और सेकंड जो अहम बात है कि अगर डाटा में जीरो वैल्यू आ जाए, अगर डाटा में जीरो वैल्यू आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन तब भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है? nth रूट आपने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको जीरो कर देगा, तो उसका जवाब जो होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट है जी हार्मोनिक मीन, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। असल में इसमें ये होता है कि सर एक पेज में शेयर कर लूं या आप जी करेंगे? अलाउ कर सकते हैं उधर से? जी, तो मेरे पास तो है ही एक नहीं वो। पेज तो शेयर। पेज कैसे? अच्छा, अच्छा, वो आप व्हाइट बोर्ड टाइप। व्हाइट बोर्ड टाइप है? वो तो सॉरी, फिर व्हाइट आप, बोर्ड, व्हाइट। वो तो मैं होस्ट हूँ। आप हाँ जी। आप इस पे लिख देना सम एक्स ओवर एन, एक मिनट। सिर्फ एक ही लिख दें तो इंशाल्लाह पॉइंट क्लियर हो जाएगा इनका। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, कल पे कर लीजिए पहले। चलें सर, आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन दिए ये उनमें से मैं मीडियम, इनको क्लियर हाँ जी, करवा दूं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, डियर स्टूडेंट, मैं जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसको आप गौर से पढ़ लें, कॉन्सेप्ट सीख लें। जैसे मैंने उस टेबल की मदद से तमाम थ्योरी का आपको बता दिया है, इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट इसके क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप मुझसे कर लेंगे। हार्मोनिक मीन होता है जरूर पढ़ा होगा, छोटी क्लास में भी आप पढ़ते आए हैं कि एक्स बार असल में होता है सम एक्स ओवर एन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि आप वैल्यूज को इंटरचेंज, 2/3 इसका रेसिप्रोकल है 3/2। सम एक्स ओवर एन इसका रेसिप्रोकल है एन ओवर सम एक्स। और उसके बाद वो कहता है कि फिर सेकंड हार्मोनिक मीन में आप इनके फार्मूले को रेसिप्रोकल करते हैं, एक्स ओवर सम एक्स, और फिर आप एक्स वैल्यूज को करते हैं। अब एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1/x, ये तो इसका फार्मूला डेफिनेशन थी। अब सवाल ये है कि जी हार्मोनिक मीन हम किस तरह के डाटा पे लगाते हैं? जी ये हम जैसे ज्योमेट्रिक मीन हमने लगाया था रेट्स एंड रेशो के, लेकिन जो आपका हार्मोनिक मीन का डाटा होता है वो वहां पे लगा जहां पे डाटा आपको रेट्स और प्रोपोर्शन में। अब आप रेट्स और प्रोपोर्शन को खुद ही जानते होंगे, अगर नहीं है तो इसको कहीं से आप डिस्कस कर लीजिएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेट्स एंड रेशो, सॉरी प्रोपोर्शन, यानी निस्बत और तनासब। ये आप लोग खुद देख लेंगे कि जहां पे रेट्स एंड प्रोपोर्शन में डाटा आ जाए वहां पे हम हार्मोनिक मीन को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है जी मीडियन, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ स्कोर्स इज द मिडल वैल्यू व्हेन द स्कोर्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा सिंपल वे में, मीडियन इज द मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ द अरेंज डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन दरमियानी वैल्यू होती है। इसका फंक्शन क्या है कि जी मीडियन का काम क्या है? मीडियन आपको आपके डाटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। मिड वैल्यू होती है, जैसे आपके पास वैल्यूज हों 1 3 2, आप पे फर्ज है कि आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करता हूं क्योंकि मेरे पास वैल्यू क्या थी 1 3 2, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने किया इसको 1 2 3। अब मिड में क्या वैल्यू आ रही है? 2 आ रही है, तो ये आपका मीडियन है। लेकिन आपसे शायद ये सवाल नहीं पूछते, पूछ भी लेते हैं कभी कभी
लेकिन वो आपसे पूछते होते हैं कि मीडियन का फंक्शन क्या है, मीडियन करती क्या है। आपने उसका आंसर जो याद रखना है, मीडियन आपके डेटा को डिवाइड करती है फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, और ये मिडल वैल्यू होती है। और एक्स टाइटल, ये इसको हम वैसे आम स्टैट की जुबान में एक्स चिल्डा कहते होते हैं। जो ये लास्ट में सर ये एरो कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट पे ये एक्स, एक्स जो है ना नीचे, ये एक्स के ऊपर जो साइन है इसको हम एक्स टाइल्ड यानी एक्स चिल्डा इसको हम पढ़ते हो। ये मीडियन है, मीडियन को ये डिनोट करता है, मीन को जैसे एक्स बार करता है। सर अच्छा, काइंडली ये नेक्स्ट प्लीज पेज। राना साहब, ये जो आपने मीडियन बताया है तो इसमें इवन और ऑड नंबर्स का कोई फर्क नहीं होता मीडियन निकालने का? होता है सर जी, बिल्कुल जरा। बिल्कुल होता है। उसमें उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हों, जैसे 1 2 3 की मैंने एग्जांपल दी, जी अब हम मिडल वैल्यू 2 ले रहे हैं, 1 और 3 ऑटोमेटिकली हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू इन सिंगल फॉर्म है। जी। लेट्स सपोज अगर हमारे पास डाटा इवन में होता, जैसे 1 2 3 और 4 होता, इसमें हम ये करते हैं कि अब मिडल में 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 और 3, इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन हो। जी ठीक है। मोड, मोड का बेसिकली मतलब होता है फैशन। और फैशन आप बहुत अच्छे से समझते होंगे क्योंकि आप करते भी होंगे। फैशन का मतलब ये है कि वो रिवाज, वो रस्म जिसको ज्यादा लोग अपनाएं। अब मैं कहता हूं कि जी मुआशरे में पैंट शर्ट का जो है वो फैशन है, बॉयज की अगर मैं बात करूं, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ले जी मुआशरे में हम, मैं समझता हूँ कि एक एरिया है, वहां पे 100 पर्सन है, 100 पीपल है, और फैशन किसका है, पैंट शर्ट का है। अब ये बात किस तरह से होगी, अगर 60+ जो लोग हैं वो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, फिर 20 और 30% लोग हैं वो शलवार कमीज पहन रहे हैं, यानी लोगों की जो ज्यादा तादाद जिस रस्म को, रिवाज को अपना ले, उसको हम कहते हैं कि जी ये फैशन है, ये मोड है। अब मोड वो वैल्यू जो मोस्ट रिपीटेड हो, कि ऐसा डाटा जिसमें आपको मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू ज्यादा टाइम्स आए, वो आपका मोड होता है। जैसे 1 2 2 3 4, अब इसमें ज्यादा टाइम कौन सी, मतलब मैक्सिमम टाइम वैल्यू कौन सी है, 2 है, इसको हम कहेंगे कि इसका मोड हमारा 2 है। इसके हवाले से मैं जो अहम बातें हैं वो एक दो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम इसको सिंपल वर्डिंग में इसको हम डिस्क्राइब करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि मिडल, सॉरी, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा। मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब है कि ज्यादा आने वाली। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। द डाटा इज द वैल्यू दैट हैज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी का भी मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, जो वैल्यू ज्यादा टाइम है, मैक्सिमम टाइम है इन ए डाटा सेट। व्हेन टू स्कोर occurs with the same greatest frequency। अभी मैंने जो जिक्र किया 1 2 2 3 4, अब आपके 2 स्कोर्स हैं वो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी यानी ज्यादा तादाद में है। each one is mode and the data set is called bimodal। when a data set has more than 2 modes it is called मल्टी मॉडल। जी मैं ये बातें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये बाई मॉडल और मल्टी मॉडल इसमें कुछ कंफ्यूजन होगी। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन पढ़ाई पढ़ाई, उसमें आपने एक बात की थी कि ये जो वैल्यू होती है, सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, ये सिंगल वैल्यू होती है। और अरेथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लें, मीडियन कर लें, ज्योमेट्रिक मीन कर लें, हार्मोनिक मीन कर लें, आपके पास एक ही जवाब आ रहा है, सिंगल वैल्यू में आंसर आ रहा है। लेकिन मोड, अब बाई मॉडल, वो मोड डाटा, वो डाटा होता है जिसमें हमारे पास 2 मोड हो। इसके एग्जांपल मैं दे देता हूं कि आपके पास डाटा है 1 2 2, गौर से सुनिएगा, 1 2 2 3। हेलो जी जी सर, जी। आवाज आवाज मेरी मिसप्लेस हुई होगी।
हाँ जी, एक दफा ये आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ जी। तो अब मैं बात ये कर रहा था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वहां पे हमने पढ़ा है कि ये सिंगल वैल्यू होती है जो डाटा को रिप्रेजेंट करती है, डाटा की नुमाइंदगी कर रही होती है। लेकिन मोड, अभी मैंने जो एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 2 3 3 4 5, अब आपके पास कितनी वैल्यू मोड में आ रही है? जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है 2 और 3, इट्स मीन ये मोड हुआ 2 3। अब मोड 2 टाइम्स हैं, हम कह सकते हैं कि इस डेटा के जो मोड हैं वो 2 हैं। मतलब हमने तो ये पहले कि पढ़ा ये था कि टू ये सिंगल डिफरेंट वैल्यू है। टू अगर डिफरेंट ये वैल्यूज आपसे भी हो क्वेश्चन, सकती है। एक्सक्यूज मी राना साहब, जी जी, मतलब ये ये, सर मोर मोर देन वन, हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये मतलब एक हाँ, सिर्फ दो ही नहीं, मतलब दो तीन है, ये टू डिफरेंट वैल्यूज भी यानी कि हो सकती है। और ये सर एक 2 सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज हो सकती एक हैं। भी हो सकती है, सिर्फ दो अगर कई बार आ रहे तो, या दो दफा आ रहे हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल जी भट्टी साहब, आपने बिल्कुल यही बात मैं समझाना चाह रहा था, जो आपने बच्चों के आगे खुलासा रख दिया है कि ये 2 टाइम्स भी हो सकती है, ये डिफरेंट 3 टाइम्स भी हो सकती है, ये 4 टाइम्स भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो। जैसे डाटा हो हमारे पास 1 2 3 4 5, आप समझते हैं कि कुछ इलाका जाते हैं जहाँ पे फैशन बहुत लेट पहुंचता है या जाता ही नहीं है, ईटीसी, या कोई रिपीट वैल्यू हो ही नहीं रही। तो अगर कहे कि वो होता है जीरो मोड, जिसमें कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, वो डाटा हमारा जीरो मोड होता है। जिसमें हमारा मोड हो 1 टाइम, उसको हम कहते हैं यूनिमोडल डाटा। इस स्टेटमेंट में गिवन नहीं है डियर स्टूडेंट, ये मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं कि अगर 1 टाइम मोड होगा हम उसको कहेंगे यूनिमोडल डाटा। अगर डाटा में 2 टाइम मोड होगा, जैसे इसने एग्जांपल दी, उसको हम कहेंगे जो बाई मॉडल डाटा। अगर एग्जैक्ट 3 टाइम्स हो, हम 3, यानी सिंपल आप समझ लें कि मोर देन 2 आ जाए, 3 4 5, उसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल डाटा। और आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि जैसे तो सिंगल वैल्यू देती है, अब यहाँ पे मोर देन 1 मोर देन 2 वैल्यूज क्यों आ रही हैं? तो इसका आपने जवाब देना है कि जी बिल्कुल बात यही है कि सेंट्रल टेंडेंसी हमें सिंगल वैल्यू देती है, बट ये इसका ड्रॉबैक है, ये इसकी खामी है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है, इसको हम मोड कहते हैं। आगे है जी इंपीरिकल रिलेशन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो इंपीरिकल रिलेशन होता है, ये एक ताल्लुक कायम किया गया है टाइप्स ऑफ एवरेज में, और वो किन किन के दरमियान होता है? इंपीरिकल रिलेशन अमंग मीन मीडियन एंड मोड। इसमें आपने जस्ट ये फार्मूला याद रखना है। अक्सर वो वैल्यूज दे देता है और कहता है कि आप यहाँ से मीन की वैल्यू निकाल, अप्लाई कर देता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दैट इज कॉल्ड रिलेशन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये भी टाइप्स आपने पढ़ी, इनका कोई ताल्लुक नहीं होता जी। यहां तक आपका नेक्स्ट पोर्शन शुरू होने वाला है। अगर यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते ये राना साहब, मैं मेरी तरफ से ये राना साहब, मैं मेरी तरफ से हेलो, हैं। जी जी सर, जी 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 सर, जी जी सर, सर, जी सर, मेरी जी सर। आवाज डबल हो रही थी। अच्छा, ये मैं हाँ पूछना जी चाह सर, रहा था ये कि ये इंपिरिकल रिलेशन जो है ना, ये मुझे आवाज नहीं पहुंची थी कि ये कैसे मालूम किया जाता है। सर ये ऐसे है कि ये ऐसे है कि सर आवाज डबल सर हो आवाज डबल हो ये जी ऐसे ही हो रहा है, डबल है आवाज। मैं अब इसको बोले, अगर मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करूं? अब जी, बोले पर, अब आवाज आ रही है मेरी सर? जी आ रही। हाँ जी। एम्पिरिकल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो लाई करता है बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड के, और नीचे इसका एक फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप ये रिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, असल में सर ये शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, जिसका हमारे एजुकेशन के बच्चों का कोई खास ताल्लुक नहीं होता, इसीलिए मैं बच्चों को ज्यादा उस तरफ लेके नहीं जा रहा। ठीक हो मैं गया। सिर्फ यही इनकी काम की बातें बताना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे ये फार्मूला याद रखेंगे कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और एक बात जो अहम है इनके लिए, कि अगर इनसे पूछा जाए कि इंपेरिकल रिलेशन एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है,
तो वो करता है मीन, मीडियन एंड मोड पे। ठीक। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इसमें लाई नहीं करती। चलो यहाँ ये तक आगे किसी वाला जो है स्टूडेंट ना, का ये कोई क्वेश्चन क्वार्टाइल हो जो तो। है, ये करा दो। जी सर, जी हाँ जी, क्वार्टाइल। अब ये भी एक तरीकाकार है, प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा की ऐसी डिवीजन है जिसको हम इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। क्वार्टर से सर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब कि आप अपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सिंपल अगर आप इसको बताना चाहें, इट इज ए प्रोसेस इन विच टू डिवाइडिंग द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और अब इसकी मैं थ्योरी बढ़ा देता हूँ। ए क्वार्टाइल इज एनी ऑफ द 3 वैल्यूज which divide the sorted data set into 4 equal parts। लेकिन अब आप किसी भी चीज को डिवाइड करना चाहें, मैं कहता हूं कि आपके पास, आप जो पेन यूज कर रहे हैं, आपका ये पेन है, आपने इसको 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो मुझे ये बता दें आप लोग कि आप इसको कितनी दफा कट करेंगे? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम? तो आप, कोई बच्चा आंसर अगर इसका करना चाहे जस्ट 1 मिनट के लिए। कोई स्टूडेंट है? मैं कोई चाहता हूँ कि स्टूडेंट आपके है? मैं पास एक चाहता हूँ कि आपके पास एक पेन है पेन और है आप और उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं 4 पार्ट्स में, तो कितनी दफा उसको कट करेंगे? आप लोग चलें जी, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। आंसर करें आप उस, 3 टाइम। जी वेरी गुड। ये सुमेरा बच्ची बता रही है कि 3 टाइम्स हम इसको कट करेंगे, लेकिन आपके पास हिस्से कितने बन जाएंगे? 4। अब इसी तरह हम इसको डिनोट करेंगे। अगर आपके पास कोई बाल पॉइंट्स है तो नोट कर लें, Q1, Q2, Q3। ये जो ऊपर उसने 3 वैल्यूज का जिक्र किया हुआ है, Q1, Q2, Q3। अब Q1 को हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 को हम कहते हैं सेकंड क्वार्टाइल, Q3 को हम कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल। एक और आपके कॉन्सेप्ट की बात है, जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, Q1 है, उसको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, और Q3 उसको हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। अभी हमने मीडियन सीखा, मैंने कहा था कि 1, 2, 3 मीडियन, मिड वैल्यू। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास वैल्यू है जी Q1, Q2, Q3, अब इसमें मिड क्या होगा? अब इसमें मिड क्या होगा? इसमें Q2 मिड होगा। इसको ऑलवेज आप मीडियन भी कह सकते हैं। सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन। आगे है डिसाइल्स। सेम ऊपर जो मैंने डेफिनेशन बताई, यही बात है। डिसाइल का मतलब है कि डेटा की आपने डिवीजन करनी है इनटू इक्वल 10 पार्ट्स। आप इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, इसको हम कहते हैं क्वार्टाइल, सॉरी डिसाइल। और इसको आप डिनोट करते हैं D1, D2, D3 अप टू सोन D9। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, अब D9 इसको फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो डिवाइड करेगी? D5 है। D5 से पहले भी 4 वैल्यू और D5 के बाद भी 4 वैल्यू है। D5 आपका मीडियन कहलाता है। और ये आपसे पीपीएससी में पूछा भी जाता है कि ये डिसाइल में मीडियन वैल्यू कौन सी है? D5 इज आल्सो कॉल्ड मीडियन। और ये इधर मेंशन भी है लास्ट, अगर आप इसकी थ्योरी जब पढ़ेंगे। आगे है जी परसेंटाइल। क्योंकि मैं इसलिए थ्योरी नहीं पढ़ा रहा था कि हम इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर लें, कॉन्सेप्ट वही है। ऐसा प्रोसीजर, तरीकाकार जिसमें आप डेटा को इक्वल 100 पार्ट्स में, परसेंटेज से परसेंटाइल है। अब परसेंटाइल का काम क्या होता है? परसेंटाइल ये बता रहा होता है कि आपके पास कौन सी वैल्यू किस पोजीशन पे है। जैसे हम कहते हैं कि अगर एक क्लास की मैं बात करूं, इस बच्चे की पहली पोजीशन है, दूसरे की दूसरी है, तीसरे की तीसरी है। अब तीसरी पोजीशन का मतलब ये हुआ कि अगर डेट वैल्यूज आप उस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उसका मतलब ये हुआ कि जो 17 बच्चे हैं थर्ड पोजीशन से वो बिलो हैं, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो इससे ऊपर हैं। यानी इंडिविजुअल पोजीशन ऑफ वैल्यूज परसेंटाइल बताते हैं। परसेंटेज में तो आप जस्ट ओस निकाल रहे होते हैं ना, परसेंटाइल आपको इंडिविजुअल पोजीशन ऑफ स्पेस, इंडिविजुअल पोजीशन ऑफ वैल्यूज आपको बताता है। और इसको हम डिनोट करते हैं P1, P2 अप टू सोन P99। क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें उस चीज को, उस डेटा को 99 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें भी जो अहम बात है
P50, 50th percentile is obviously equal to median. जी, any question? ये परसेंटाइल प्लीज थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दे, रिपीट कर दे। सर परसेंटाइल मैं ऐसे बताता हूँ कि परसेंटाइल जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास पहली वैल्यू P1, P2, P3। अब P3 पे आप जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं वो अपने टोटल देखें, परसेंटेज जो होते हैं ना जी, उसमें हम ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल परसेंटेज निकाल रहे हैं। उसमें हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा बंदा किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। परसेंटाइल हमें परसेंटेज के साथ साथ उस डाटा की या उस वैल्यू की पोजीशन बता रही होती है। मैंने अभी सर एक एग्जांपल दी थी कि जी पहली पोजीशन एक बच्चे की 1 आई, फर्स्ट पोजीशन आई, एक की सेकंड आई, एक की थर्ड आई। अब सेकंड पोजीशन यानी परसेंटाइल हमें ये बता रहा है कि टोटल वैल्यूज में से कुल वैल्यूज कम पीछे से कितने हैं और आगे से कितने हैं। हो सकता है कि कोई 7वें नंबर पे हो सकता है कोई 10वें नंबर पे हो सकता है कोई 12वें नंबर पे हो। तो इसका मतलब यही है कि जी अगर एक डाटा में मतलब 92 वैल्यूज हैं, उसमें 12th नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, उससे बिलो कितनी है और उससे अप वैल्यूज कितनी। अब ये 3 जी मिनट ये 3 मिनट्स है जी हमारे सर, पास इस सेशन के। कितने कितने मिनट है सर? 3 मिनट्स। हाँ जी, आगे है जी डिस्कनेक्ट कैलकुलेट हो द जाएगा। मीडियन। सर मेरा ख्याल ये सवाल करवाने की जरूरत नहीं है इनको। जी जी। हाँ, क्योंकि ये मैंने इनको बता दिया है, सिर्फ फार्मूला आप नीचे आने दें सर और आगे चलें। जी नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट। जी यहाँ पे एडवांटेज। सर ऊपर थोड़ा। हाँ, ये इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज हम, इट इज, ये इसका फार्मूला ये है L प्लस H और F। मीडियन कैसे? नहीं, ये तो सर पढ़ने की जरूरत है ना, ये हाँ पढ़ जी, लेंगे, एडवांटेजेस बस डिसएडवांटेजेस खुद पढ़ जी लेंगे। ये आप, ये बच्चे खुद इसको थोड़ा सा देख लेंगे। क्वार्टाइल, इसको सर हम फॉर्मूले ये वाले कर इसमें, लेंगे। हाँ ये फार्मूला एक्सप्लेन किया है जो मैं पहले कर चुका था कि Q1 को फर्स्ट क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, Q2 को हम सेकंड क्वार्टाइल, मीडियन कहते हैं, थर्ड क्वार्टाइल। ये सारी बातें सर मैं डेफिनेशन में बता चुका हूँ। और ये इसका अनग्रुप डाटा का फार्मूला है और इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ ले और कोई क्वेश्चन हो तो वो बच्चा मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। ये इसी तरह ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये D1 दोबारा D2 कोई पूछ रहा है जी D9 से डिनोट कर। परसेंटाइल। अच्छा, ये सर परसेंटाइल परसेंट, स्टूडेंट्स आप इसको असल में मैं शायद ज्यादा लॉजिकली बता गया हूँ। आप इसको बस इतना याद रख लें कि परसेंटाइल डाटा को 100 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करता है सही हो गया। और हम उसको डिनोट करते हैं P1 P2 P3 अप मतलब टू और 399। मैक्सिमम इसके पार्ट्स जो है वो 99 है या 100 ही होंगे नहीं पार्ट? नहीं 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 सर, मैक पार्ट इसके 100 है लेकिन कट इसको हम 99 टाइम कर रहे हैं। यानी इस पे जो मेथड अप्लाई किया जा रहा है वो 99 टाइम किया जा रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। वो जैसे, हाँ जी, या आप इतना ही याद रख लें। ये बच्चे कुछ मैसेज कर रहे हैं। जी समझ आ गई है सर, ठीक है चलें जी, बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ गई है। परसेंटाइल को रिपीट मैंने कर दिया बेटा, इसमें यही काम है कि आप डाटा को 100 टाइम्स, आपके लेवल तक इतना ही काफी है कि 100 टाइम्स, वो आगे इसकी वर्थ है कि कौन सी पोजीशन किस वैल्यू पे कैसे पड़ी है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब ये मीडियन है, परसेंटाइल है, ये आप इससे कैलकुलेट करें, फार्मूला अप्लाई करें, बिल्कुल मीडियन की तरह ही होता है। ये मेरा नहीं ख्याल कि सर, ये मैंने वैसे कभी देखे नहीं एजुकेशन के उसमें आया हाँ हूँ। चलो ठीक है, अब ये टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और ये अब ये पिछली जो चीजें आपने पढ़ाई हैं उसी का ये क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड। हाँ उससे क्वेश्चनिंग कर लें। और सर कितना टाइम रहेगा इसके बाद, तो मीटिंग है या नहीं? आई थिंक अब ये क्लोज करते हैं, बाकी कल, कल आपने मतलब कोई नया हाँ नहीं टॉपिक सर, पढ़ाना है? ये तो वही चीज। मैं सर इनको, हाँ नहीं इनको मैंने सर ये चीजें नहीं, नया टॉपिक होगा इनका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक हो। और अहम टॉपिक है। और इंशाल्लाह इसके साथ हम कोशिश करेंगे